जापान में एक नई कार लॉन्च हुई है, लेकिन ये कार जापानी नहीं है, चीनी है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? क्या चीन की पहले कोई कार जापान में लॉन्च नहीं हुई है? और कार तो जापान में लॉन्च हुई है, हमें क्या लेना देना भारत में इस गाड़ी को लेकर क्यों बात कर रहे हैं हम? ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले जापान में किसी चीनी कंपनी की कार लॉन्च नहीं हुई थी। लॉन्च हुई है, लेकिन इस बार जिस कैटेगरी में चीनी कंपनी BYD ने कार उतारी है वो सीधी टोयोटा, होंडा और निसान जैसी जापानी दिग्गज कंपनियों को चुनौती देने जैसा है, क्योंकि जापान में ऑटो सेक्टर का हिसाब कुछ अलग है। तो क्या अलग है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही जिस कार की हम बात कर रहे हैं उसका हमसे क्या लेना देना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है ये भविष्य में भारत में आ सके। तो क्या ये भारत आएगी? अगर आई तो इसकी कितनी संभावित कीमत हो सकती है, और क्या इससे भारत की टाटा मोटर्स, MG और मारुति सुजुकी की टेंशन बढ़ सकती है या फिर नहीं? तो BYD ने जापान में अपनी पहली के इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। इसका नाम है रैको। अब सवाल यह है कि आखिर ये कार इतनी खास क्यों है, क्यों इसका इतना जिक्र हो रहा है? दरअसल के कार जापान की एक सरकार द्वारा तय की गई खास मिनी कार कैटेगरी है। ये एक लाइट ऑटोमोबाइल यानी हल्की कार होती है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर भारत में मारुति ऑल्टो और रेनॉल्ट क्विड जैसी छोटी कारें हैं, तो जापान में उनसे भी छोटी और कम खर्च वाली कारों को के कार कहा जाता है। इन कारों पर सरकार कई फायदे देती है, इसलिए जापान में इनकी बहुत ज्यादा मांग है और ये जापान का सबसे इंपॉर्टेंट कार सेगमेंट है, क्योंकि जापान की लगभग 1/3 से 40% नई कारों की बिक्री इसी कैटेगरी में होती है। अपने यहाँ तो SUV का ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन वहाँ क्रेज़ इन गाड़ियों का ज़्यादा होता है। और कभी आप अगर जापान की सड़कों पे कभी गए हों या वीडियोस में देखा हो, तो आपको आम तौर पर ऐसी ही गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बाजार पर दशकों से सुजुकी, दाइहात्सु, होंडा, निसान और टोयोटा जैसी जापानी कंपनियों का दबदबा रहा है। विदेशी कंपनियां इस सेगमेंट में लगभग ना के बराबर रही हैं। इसलिए इस लॉन्च को सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि BYD की जापानी ऑटो इंडस्ट्री के गढ़ में घुसकर सीधी एंट्री और सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि BYD ने जापान में पैसेंजर कार्स की बिक्री 2023 में शुरू कर दी थी। अब तक एटो 3, डॉल्फिन, सेल और सेलियन 6 जैसे मॉडल लॉन्च किए जा चुके हैं। लेकिन ये सेगमेंट कुछ खास है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि BYD के लिए जापान में जापानी ऑटोमेकर्स से मुकाबला हल्का तो नहीं रहने वाला है। आज BYD दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनियों में शामिल है और कई तिमाहियों में टेस्ला को भी बिक्री के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन जापान का बाजार अब तक उसके लिए लगभग बंद था। वजह साफ है, जापानी ग्राहक अपने घरेलू ब्रांड्स जैसे टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान और दाइहात्सु पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे में किसी विदेशी कंपनी के लिए वहां जगह बनाना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में रैको को लाना कोई हल्का मूव नहीं है कंपनी के लिए। अगर आप अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये कार इतनी खास क्यों है जापान में, तो आपको बता दूं, इन के कार की डिमांड होने के पीछे कुछ कारण हैं। जैसे जापान में इन कारों को टैक्स में छूट मिलती है, इनका बीमा सस्ता होता है, पार्किंग में कम जगह लेती हैं, कार के साइज को देखकर आपको लग रहा होगा, और जो सकरी सड़कें होती हैं उन पर इन्हें चलाना बेहद आसान होता है। माइलेज भी अच्छा देती हैं गाड़ियाँ। यही वजह है कि जापान में बिकने वाली नई गाड़ियों में लगभग 40% हिस्सेदारी इन्हीं के कार्स की होती है। यानी अगर आपको जापान जीतना है तो के कार सेगमेंट में उतरना लगभग जरूरी है। BYD ने भी यही रणनीति अपनाई है और दिखाई दे रहा है कि वो इस रणनीति में आगे गर्मजोशी के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही है। रैको को खास तौर पर जापानी ग्राहकों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं जो जापान में बेहद लोकप्रिय हैं। हमारे जैसे नहीं खुलते हैं, उनके स्लाइड होते हैं ज़्यादातर। और कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर लगभग 210 से 320 किलोमीटर तक चल सकती है, जो शहरों के इस्तेमाल के लिए काफ़ी
अहम माना जाता है। इसकी शुरुआती जो कीमत बताई जा रही है वो है 2.145 मिलियन येन, यानी भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 12 लाख रुपए। सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी प्रभावी कीमत 2 मिलियन येन से भी कम हो सकती है। यानी BYD ने कीमत भी ऐसी रखी है जो वो सीधा निसान और साकुरा और दूसरी जो लोकप्रिय KEV हैं उनको चुनौती दे सके। अब सवाल उठता है कि BYD आखिर जापान में इतनी मेहनत क्यों कर रही है, क्योंकि अगर कोई कंपनी जापान जैसे कठिन बाजार में ग्राहकों का भरोसा जीत लेती है तो उसकी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये सिर्फ बिक्री की लड़ाई नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और भरोसे की भी लड़ाई है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था, मतलब भारत से इसका क्या लेना देना है। क्या भारत में कभी ये गाड़ी आ सकती है? भारत के लिहाज से ये गाड़ी कैसी है? देखिए, BYD की ये छोटू कार जिसे आप देख भी रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, फिलहाल भारत में आएगी या नहीं, इसका जवाब ये है कि आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि ये गाड़ी भारत में आ सकती है। BYD ने रैको को खासतौर पर जापान के कार नियमों के हिसाब से बनाया है। भारत में ऐसे कोई नियम नहीं है। इसके अलावा BYD का भारत में बिजनेस भी अभी सीमित है। कंपनी फिलहाल भारत में एटो 3 सेल और E-Max 7 जैसी रिलेटिवली प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेच रही है। सस्ती मास मार्केट EV में उसने अभी कदम रखा ही नहीं है इस वाली मार्केट के अंदर छोटी और सस्ती गाड़ियां दे सके। लेकिन अगर भविष्य में BYD भारत में रैको जैसी छोटी EV लॉन्च करती है तो उसकी संभावित कीमत कितनी हो सकती है, ये एक अंदाज़ा ज़रूर लगाने की कोशिश की जा सकती है। तो सब्सिडी, आयात शुल्क, स्थानीय टैक्स और भारत में संभावित लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम ध्यान में रखें तो उसके लिहाज से ऐसी किसी भी कार की कीमत भारत में लगभग 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि BYD ने भारत में लॉन्च करने या उसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस सेगमेंट में पहले से ही टाटा टियागो EV, MG कॉमेट EV, सेट्रॉन EC3 और आने वाले समय में मारुति सुजुकी EWX जैसी कारें मौजूद हो सकती हैं। तो जाहिर तौर पर गाड़ी मुकाबला कर सकती है। और वैसे भी MG की कॉमेट भी है, वो भी कुछ कुछ उसी सेगमेंट में आती है, छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट कार है। लेकिन ये मुकाबला पैसे के हिसाब से भी होगा, तो उस लिहाज से सोचना होगा कि ये गाड़ी हमारे यहाँ पर कंपैटिबल है भी या नहीं, क्योंकि लोगों को कीमत भी मायने रखती है। यानी BYD को सिर्फ ग्राहकों का भरोसा नहीं जीतना होगा, बल्कि भारत की प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी खुद को साबित करना होगा। भारत में BYD के सामने एक और बड़ी चुनौती है। सरकार चीन से आने वाले निवेश और आयात को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क है, इसलिए कंपनी के विस्तार की रफ्तार जापान और यूरोप जैसी नहीं रही है अपने देश के अंदर। अगर BYD भविष्य में भारत में बड़ा दाव खेलना चाहती है तो उसे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर भी काम करना होगा। अब आप बताइए, क्या ऐसी कारें अपने देश के लिए, अपने देश की सड़कों के लिए सही हैं? यहाँ के हिसाब से सही लगती हैं आपको? MG की कॉमेट तो यहाँ चली रही है, अगर जिन पे हैं वो बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका अनुभव कैसा है ऐसी मिनी कार भारत की सड़कों पे चलाने का। और अगर इस टाइप की BYD वाली कोई गाड़ी यहाँ पर आती है तो क्या वो यहाँ सर्वाइव कर सकती है, कम्पीट कर सकती है देसी जो ब्रांड्स हैं उनके साथ? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।